हेलो गाइज, नमस्कार। आज की ये अपडेट छठी से लेकर 10वीं तक के उन विद्यार्थियों के लिए खास और अहम होने वाली है जो इंतजार कर रहे थे अपने नए सिलेबस का, न्यू सिलेबस का, बदले हुए सिलेबस का, सामाजिक विज्ञान और इतिहास के सिलेबस का। हरियाणा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये नए सिलेबस का आगाज हो चुका है। नया सिलेबस आ चुका है। आज हम एक झलक में छठी से लेकर 10वीं तक के सभी कक्षाओं के बदले हुए सिलेबस और न्यू सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। एक एक पॉइंट को बताएंगे कि किस चैप्टर में क्या बदलाव हुआ है, क्या है नया सिलेबस। इत्मीनान के साथ वीडियो कंप्लीट देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, अगर अलग अलग क्लास का अलग अलग सिलेबस जो चेंज हुआ है वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आज छठी से लेकर 10वीं तक के सभी क्लासेज का सिलेबस आपके लिए तैयार है, तो लीजिए वो आज की अपडेट। सबसे पहले कक्षा छठी हमारा भारत भाग 1, छठी कक्षा का जो सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का हमारा भारत 1 का जो सिलेबस है, उसका जो पहला चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता। और इस सिंधु सभ्यता के अंदर दिया गया है, इस अध्याय में बताया गया है कि भारत की प्राचीन सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, क्योंकि इसके अधिकतर स्थान इन दोनों नदियों के आसपास प्राप्त हुए हैं। जबकि पहले के लेखकों ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर इसे केवल सिंधु सभ्यता कहा था। इस अध्याय में सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इस सभ्यता के जीवन तथा आज के भारत के जीवन में एक निरंतरता रहती है। तो सिंधु सभ्यता की जगह सरस्वती सिंधु सभ्यता आपका पहला चैप्टर हुआ है। और अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर है आपका वैदिक काल। इस अध्याय में वैदिक काल को ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक नामक दो भागों में बांटकर इस काल के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। विद्यार्थियों को वैदिक स्त्रियों जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, गार्गी, मैत्री आदि के उदाहरणों से प्राचीन भारत में स्त्रियों के अच्छी दशा से अवगत करवाया गया है। तो यानी आपका सेकंड चैप्टर वैदिक काल है। और इसी में विद्यार्थियों को वैदिक साहित्य में वर्णित प्रकृति प्रेम, मानवीय दर्शन, विभिन्न व्यवसाय एवं शिल्प कार्यों की जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों को कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था एवं 6 दर्शनों की जानकारी भी इस चैप्टर नंबर 2 में दी गई है। और आपका चैप्टर नंबर 3 है रामायण और महाभारत काल। जो पहले के लेखकों ने रामायण व महाभारत को काल्पनिक महाकाव्य मानकर इनमें वर्णित इतिहास की पूर्णतः उपेक्षा की है, जबकि अब इतिहासकारों ने इन महाकाव्यों में इतिहास के अंश ढूंढ निकाले हैं। इस अध्याय में रामायण और महाभारत के महाकाव्यों की ऐतिहासिकता सिद्ध करने वाले परमाणु चर्चों की चर्चा की गई है, उनके प्रमाणों की चर्चा की गई है। साथ ही इनमें वर्णित सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति का यथोचित वर्णन किया गया है। यानी रामायण और महाभारत काल्पनिक महाकाव्य न मानकर बल्कि इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने वाले प्रमाणों की चर्चा की गई है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है 16 महाजनपद। जो पहले की पाठ्य पुस्तक थी उनमें एकाध स्थान पर वजी और मगध जैसे महाजनपदों का तो सतही विवरण दिया गया है, बाकी अन्य महाजनपदों की जानकारी बहुत ही कम दी गई। प्रस्तुत अध्याय में यानी जो अब का ये नया अध्याय है, इसके अंदर प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों एवं गणराज्यों का यथोचित वर्णन दिया गया है। साथ ही मगध के उद्भव और विकास की व्याख्या भी की गई है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर जो 5 है छठी क्लास का, 6th क्लास का, उसमें गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं दी गई हैं।
यानी गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन और उनकी शिक्षाएं दी गई हैं। जो पहले की पाठ्य पुस्तक थी उनमें भारत की धरती पर उत्पन्न दो महान पंथों की संतुलित जानकारी की कमी अनुभव की जा रही थी। प्रस्तुत अध्याय में यानी अब जो अध्याय नया लागू किया गया है उनमें बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों, शिक्षाओं एवं दर्शनों का आयु वर्गोचित वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर जो 6 है उसके अंदर मौर्य साम्राज्य जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों में मौर्य वंश की संतुलित जानकारी के स्थान पर केवल मात्र सम्राट अशोक का विवरण दिया जाता रहा है। यानी मौर्य साम्राज्य में सिर्फ अशोक को ही केंद्र बिंदु बनाया गया था, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए ये जो अब नया पाठ है प्रस्तुत अध्याय में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, कौटिल्य की भूमिका, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार एवं अन्य मौर्य शासकों की जानकारी के साथ साथ मौर्य प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियों का संतुलित विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार काफी जो खामियां थी सिलेबस के अंदर वो दूर करने की कोशिश की है। जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। प्राचीन काल में भारत पर बहुत से विदेशियों ने आक्रमण किया, लेकिन आक्रमणकारी के रूप में आई ये विदेशी जातियां भारतीय समाज में ही घुल मिल गई। इनमें मुख्यतः शक, कुषाण, हूण एवं इंडो यूनानी इत्यादि विदेशी जातियां शामिल थी। प्रस्तुत अध्याय में इसका विवरण दिया गया है, जबकि पूर्व की पुस्तकों में इस प्रकार का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। यानी चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी विदेशियों के आक्रमण एवं उनके भारतीय संस्कृति में समावेश जो पाठ है उसके अंदर जो मुख्य जातियां थी उस समय आने वाली, चाहे वो शक थी, कुषाण थी, हूण थी, इंडो यूनानी थे, उन जातियों को भी अच्छे से वर्णित किया गया है। चैप्टर नंबर 8 है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। अभी तक गुप्त काल के शासकों में से एक शासक समुद्रगुप्त का आंशिक विवरण पाठ्य पुस्तकों में दिया जाता रहा है। बाकी सभी गुप्त शासकों की विजय और राज्य विस्तार की उपेक्षा की गई है। प्राचीन भारत के इस गौरवशाली वंश के शासकों एवं उनकी उपलब्धियों का संतुलित एवं यथोचित विवरण प्रस्तुत अध्याय में किया गया है। यानी जो पहले की बुक्स थी उनके अंदर इस चैप्टर में गुप्त काल में सिर्फ समुद्रगुप्त को केंद्र बिंदु बनाया गया था, लेकिन अब समुद्रगुप्त के साथ साथ गुप्त काल के जो भी गौरवशाली शासक रहे हैं उन सभी का संतुलित एवं यथोचित विवरण प्रस्तुत किया गया है। चैप्टर नंबर 9 जो कि गुप्त काल, शासन, समाज एवं संस्कृति के नाम से है, तो इस अध्याय में गुप्त काल में शासन, समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में हुई उन्नति का विवरण दिया गया है। इस अध्याय में गुप्त शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन एवं गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों, विशेषकर ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था इत्यादि का यथा आवश्यकता वर्णन किया गया है। तो जहां तक बात है आपके छठी क्लास के जो सिलेबस की थी, तो छठी क्लास का 6th क्लास का इसमें 9 चैप्टर हैं, 9 अध्याय हैं। तो इन 9 अध्यायों में आपने देख लिया क्या क्या इसमें जो कमियां रही थी उनको दूर करने की कोशिश की है। जहां तक बात है 7th क्लास जो कि हमारा भारत पार्ट 2 यानी कक्षा 7वीं का सामाजिक इतिहास का जो सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है इसके अंदर भी 9 अध्याय हैं। और पहले अध्याय के अंदर पहला अध्याय का नाम है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। इस पाठ के अंदर थानेसर एवं कनौज के राजा हर्षवर्धन की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी दी गई है, जबकि पहले की पुस्तकों में हर्षवर्धन के संबंध में
यथोचित जानकारी का अभाव देखा जाता रहा है। यानी अब की जो बुक है, अब की जो किताब है, अब जो सिलेबस में जो बदलाव किया है, उसमें हर्षवर्धन जो कि एक अच्छा राजनेता था, अच्छा शासक था, उसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक और आर्थिक ये पूर्ण जानकारी हर्षवर्धन की दी गई है। और जो सेकंड चैप्टर है 7वीं क्लास का, वो है दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव और चोल। तो इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर में दक्षिण भारत के चालुक्य, पल्लव एवं चोल शासकों की राजनीति, समाज, शासन, अर्थव्यवस्था का विवरण दिया गया है। इस अध्याय में तीनों वंशों की उपलब्धियों को स्थान दिया गया है, जबकि पहले की पुस्तकों में उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के इन राज्यों के प्रति एक असंतुलित दृष्टिकोण दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, अध्याय नंबर जो 3 है, वो है त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। जो इस अध्याय में पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूल वंश के शासकों के मध्य कनौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न चरणों एवं प्रभावों का वर्णन किया गया है। और जो पहले की पुस्तक थी, इस बारे में बहुत ही सीमित जानकारी दी गई थी, तो उस कमी को अब इस नए सिलेबस में पूरा किया गया है। जो आपका अध्याय नंबर 4 है 7वीं क्लास का, विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु रहा है। भारत की सभ्यता, संस्कृति का विस्तार विश्व के बहुत से देशों जैसे चीन, तिब्बत, म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि में हुआ। जो प्रस्तुत अध्याय है, इसमें विश्व के विभिन्न देशों में हुए भारतीय संस्कृति के प्रसार का यथोचित वर्णन किया गया है। जो पहले की पुस्तकों में इस जानकारी की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है, यानी विश्व में भारतीय संस्कृति का जो प्रचार और प्रसार था, उसके बारे में यहाँ यथोचित वर्णन मिलेगा। जो अध्याय नंबर 5 है 7वीं क्लास, प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा के कई केंद्रों का विकास हुआ। तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। इसके बाद नालंदा, उदयगिरी, विक्रमशिला, वल्लभी, मथुरा जैसे शिक्षा के अन्य केंद्र विकसित हुए। इसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी कालिदास, शूद्रक, विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, बाणभट्ट, दंडी जैसे साहित्यकार हुए। कला के क्षेत्र में भी विभिन्न विधाओं का विकास भारत में हुआ। प्रस्तुत जो अध्याय है, इन सब की संतुलित जानकारी दी गई है, जबकि पूर्व की पुस्तकों में इनका छिटपुट वर्णन मिलता था या छिटपुट वर्णन ही किया गया था। तो जो 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर ये अध्याय नंबर 6 में राजा दाहिर एवं आनंदपाल। प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में सिंध के राजा दाहिर एवं काबुल के राजा आनंदपाल के अरबों व तुर्कों से संघर्ष और प्रतिरोध की उपेक्षा की गई है तथा इन दोनों योद्धाओं के गौरवपूर्ण संघर्ष से विद्यार्थियों को अवगत नहीं कराया गया। जो ये प्रस्तुत अध्याय है, इसमें अरबों के 636 से 712 ईस्वी तक के आक्रमणों, महमूद गजनवी के विभिन्न आक्रमणों एवं इनके प्रतिरोध का आवश्यकता अनुसार विवरण दिया गया है। और जो चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 7 है 7वीं क्लास का, सुहेलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान। जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में राजा सुहेलदेव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा पृथ्वीराज चौहान के बारे में अति सीमित जानकारी प्रदान की गई, जबकि इन दोनों शासकों ने भारत के बड़े भाग की कई पीढ़ियों को सैकड़ों वर्षों तक प्रेरित किया। प्रस्तुत अध्याय में राजा सुहेलदेव के सलार मसूद के साथ संघर्ष तथा पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी के साथ हुए संघर्ष का वर्णन किया गया है। जहां तक बात है अध्याय नंबर 8 की, 7वीं क्लास का अध्याय नंबर 8,
उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का विस्तार से वर्णन किया गया, जबकि उनके विरुद्ध हुए प्रतिरोधों एवं संघर्षों की उपेक्षा की गई। प्रस्तुत अध्याय में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ साथ उनके विरोध एवं हुए प्रतिरोध एवं उस समय के स्थानीय शासकों का वर्णन किया गया है। जहां तक बात है अध्याय नंबर 9 की, विजयनगर साम्राज्य, पूर्ववर्ती की जो पाठ्य पुस्तक थी यानी पहले की जो पाठ्य पुस्तक थी उनमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में केवल कुछ पंक्तियां ही दी गई थी, जबकि 3 से अधिक शताब्दियों तक दक्षिण भारत में विद्यमान विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियां उल्लेखनीय थी। कई विदेशी यात्रियों ने भी विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का विवरण दिया। प्रस्तुत अध्याय में विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों का यथोचित वर्णन किया गया। तो इस प्रकार ये 8वीं क्लास का ये सिलेबस जो आपको बदला हुआ बताया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और आप जिस क्लास में भी हो आप पॉज करके अपनी क्लास का भी देख सकते हैं और आगे निकाल करके वीडियो को आप अपनी क्लास का ढूंढ भी सकते हैं। जहां तक बात है 8वीं क्लास हमारा भारत भाग 3 सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो सिलेबस है, जिसमें जो चेंजिंग हुई है, इसमें भी 9 अध्याय हैं। जहां तक है पहले अध्याय की बात, मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। पहले अध्याय में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में मुगल सम्राट एवं उनकी उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया गया, जबकि मुगल सम्राटों के प्रतिरोध की समुचित जानकारी से विद्यार्थियों को वंचित किया गया। जो ये प्रस्तुत अध्याय है, जो अब अध्याय जोड़ा है, उस अध्याय में इस कमी को दूर करते हुए बाबर के विरुद्ध राणा सांगा एवं हाकिम खान सूर, हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह सूरी तथा अकबर के विरुद्ध हेमू, दुर्गावती एवं राणा प्रताप के प्रतिरोध का वर्णन करते हुए उनके संघर्ष एवं योगदान से विद्यार्थियों को अवगत करवाने का प्रयास किया गया है। तो 8वीं क्लास का जो सेकंड अध्याय है, तो सेकंड अध्याय में सिख गुरु परंपरा है। पहले की जो पाठ्य पुस्तकों में सिख गुरुओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई। जो प्रस्तुत अध्याय है, जो अब ये अध्याय नया तैयार हुआ है, इसमें 10 सिख गुरु एवं बंदा सिंह बहादुर के कार्यों एवं योगदान के बारे में बताया गया है तथा गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एवं बंदा सिंह बहादुर के संघर्ष एवं बलिदान का यथोचित विवरण दिया गया है। और इसी के अंदर आपको 8वीं क्लास का जो अध्याय 2 था, इसमें सिख गुरु परंपरा कंप्लीट रूप से बताई गई है। जहां तक बात है चैप्टर यानी अध्याय 3 की, तो राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन इसका तीसरा अध्याय है, और इस अध्याय में राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन का वर्णन करते हुए भारत के अलग अलग भागों में भक्ति और राष्ट्रीयता की अलख जगाने वाले संतों जैसे शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, रविदास, रसखान, गुरु नानक देव, दादू दयाल, धन्ना भगत, मीराबाई, नामदेव, तुकाराम आदि का आवश्यकता अनुसार विवरण दिया गया है, जो कि अहम और खास भी है। तो भारत के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से, ये जो राष्ट्रीय भक्ति के आंदोलन के जो आपके कर्णधार थे, उन सभी का वर्णन आपके इस अध्याय में मिलेगा। जहां तक 8वीं क्लास अध्याय 4 की बात है, तो छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। जो पहले की पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी एवं पेशवाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस अध्याय में जो ये प्रस्तुत अध्याय है, इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन, संघर्ष एवं उपलब्धियों का वर्णन करते हुए मराठों के मुगलों के खिलाफ संघर्ष का दर्शाया गया है। इस अध्याय में मराठों के प्रशासन एवं पेशवाओं की उपलब्धियों का भी वर्णन है। और चैप्टर नंबर जो 8 है आपका, चैप्टर नंबर 5 है 8वीं क्लास का, वो है 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध। तो प्रस्तुत अध्याय में
17वीं शताब्दी में मुगलों के विरुद्ध हुए अक्षत्रिय प्रतिरोध का वर्णन किया गया है। इसमें राजपूतों, विशेषकर दुर्गादास राठौड़ के संघर्ष की विशेष चर्चा की गई है। साथ ही मुगलों के प्रतिरोध में जाटों, विशेषकर गोकुला, राजाराम, चूड़ामन इत्यादि के योगदान का वर्णन किया गया है। औरंगजेब के विरुद्ध सतनामी प्रतिरोध को भी दर्शाया गया है। यानी कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर दिखाया गया है कि राजपूतों और जाटों का क्या योगदान रहा है। जो अध्याय नंबर 6 है 8वीं क्लास का, वो है 18वीं सदी का भारत। पहले की पुस्तकों में 18वीं सदी का अधिक वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो प्रस्तुत अध्याय है, जो अब ये अध्याय दिया गया है, इसमें 18वीं सदी के भारत को स्थान दिया गया है। अध्याय में मुगलों के पतन के बाद के भारत के विभिन्न शासकों एवं राज्यों का समुचित वर्णन किया गया है। इस अध्याय में मराठा शक्ति के उत्कर्ष, सिखों की स्वतंत्रता, राजपूत, बुंदेला एवं जाट की राज्य की स्थापना तथा हैदराबाद, बंगाल और अवध की स्वतंत्रता को भी स्थान दिया गया है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो ये सामाजिक यानी इतिहास पढ़ाया जाएगा, वो एक संपूर्ण और पूर्ण इतिहास पढ़ाया जाएगा, जो हमारे भारत को देखते हुए बनाया गया है। जहां तक 8वीं क्लास के 7वें चैप्टर की बात है, 7वें अध्याय की बात है, यूरोपियन घुसपैठ एवं विस्तारवादी उनकी नीतियां। जो ये प्रस्तुत अध्याय है, इसमें भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी इत्यादि यूरोपियन शक्तियों की घुसपैठ तथा उनके आपसी संघर्ष का विवरण दिया गया है। इस अध्याय में अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनाए गए तरीकों जैसे युद्धों, सहायता संधि, लेप्स की नीति इत्यादि को भी शामिल किया गया है। 8वीं क्लास का जो 8वां अध्याय है, वो है कंपनी की शोषणकारी नीतियां तथा उनका विरोध। प्रस्तुत अध्याय के अंदर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक, भू राजस्व एवं धन के निकास जैसी शोषणकारी नीतियों का वर्णन किया गया है तथा साथ ही इन नीतियों के भारतीयों पर पड़े प्रभावों को भी दिया गया है। इस अध्याय में कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध भारतीयों, विशेषकर किसानों, आदिवासियों, जनजातियों, शिल्पकारों, कारीगरों, जमींदारों एवं राजाओं द्वारा किए गए प्रतिरोध को दर्शाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। जहां तक 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 9 की बात है, तो वो है 1857 की महान क्रांति। जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में 1857 की जो क्रांति थी, उससे संबंधित सीधे सीधे कोई अध्ययन नहीं है। यदि कहीं उनका जिक्र किया गया तो उसे बगावत के रूप में दिखाया गया। 1857 ईस्वी के महान स्वतंत्रता संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। यहीं से भारत की स्वतंत्रता का लंबा चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1947 में भारत को आजादी मिली। इस अध्याय में 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति थी, उसका यथोचित विवरण दिया गया है और ये क्रांतिकारी वो योद्धा हैं जो आपको तस्वीर में दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये 8वीं का कंप्लीट सिलेबस हुआ। अब हम 9वीं के सिलेबस की ओर चलते हैं, जो अब 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो हमारा भारत भाग 4, उसमें आपके 9 चैप्टर 9 अध्याय हैं। तो उन 9 अध्यायों में पहले का जो अध्याय है, जो पूर्व की पुस्तकें थी उनमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत सीमित स्थान दिया गया, लेकिन जो ये पुस्तक है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समुचित चर्चा की गई है तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी व्यक्तित्वों, विचारधाराओं और पहलुओं को स्थान दिया गया है। जो इसका 9वीं क्लास का पहला चैप्टर है, वो पहला अध्याय है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। पहले की पुस्तकों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एवं दलितों में सुधार का विवरण दिया गया, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अरविंद घोष एवं डॉक्टर हेडगेवार
व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समरसता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की अवहेलना कर दी गई। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन का वर्णन भी नाम मात्र का ही दिया गया। लेकिन जो ये फिलहाल की बुक है प्रस्तुत इस अध्याय के अंदर, मैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सत्य शोधक समाज एवं बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे सभी संगठनों तथा भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में किए गए योगदान को भी बताया गया है। और जहां तक बात है 9वीं क्लास के सेकंड चैप्टर की, सेकंड अध्याय की, राष्ट्रीय चेतना के तत्व, पहले की जो पुस्तक थी उनमें राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीयता से संबंधित नाम मात्र का विवरण है, जबकि कक्षा 9वीं की पुस्तक में यह पूरा अध्याय राष्ट्रीय चेतना के विभिन्न तत्वों को समर्पित है, जो अभी फिलहाल की पुस्तक है। इस अध्याय में भारत में राष्ट्रीयता के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की प्रतिक्रिया, 1857 ईस्वी की महान क्रांति, भारत के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक पत्रों एवं राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विभिन्न राजनीतिक संगठनों की भूमिका जैसे सभी तत्वों का संतुलित वर्णन किया गया है। तो 9वीं क्लास का जो अध्याय 3 है उसमें स्वाधीनता, इस स्वाधीनता आंदोलन में उदारवादी एवं राष्ट्रवादियों की भूमिका 1857 ईस्वी से 1919। जो पहले की पुस्तक में 1857 ईस्वी से 1919 के बीच के राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों के योगदान को नाम मात्र का स्थान दिया गया, जबकि प्रस्तुत अध्याय के अंदर उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों की भूमिका का यथोचित विवेचन किया गया है। और जहां तक 9वीं क्लास के अध्याय 4 की बात है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1857 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, पूर्व की जो पुस्तकों में 1857 ईस्वी से 1918 के बीच अवधि के क्रांतिकारियों के योगदान का अधिक विवरण नहीं दिया गया, जबकि प्रस्तुत अध्याय में इनको आवश्यकता अनुसार स्थान दिया गया है। 1857 ईस्वी के बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों जैसे कुका आंदोलन, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मद्रास एवं विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों, गदर आंदोलन, कामागाटा टामारू घटना, वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, अजीत सिंह, रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, खुदीराम बोस, बरिंदर घोष जैसे क्रांतिकारियों के योगदान का संतुलित विवरण दिया गया है। यानी जो अब की ये पुस्तक है, अब का जो ये अध्याय है, इसमें भारत के उन महान क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसकी जरूरत भी है कि उसको बताया जाए। और जो अध्याय नंबर 5 की बात है 9वीं क्लास का, जो अध्याय नंबर 5 है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी। प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस के योगदान का विवरण बहुत ही कम है, लेकिन जो प्रस्तुत अध्याय है उसमें जलियांवाला बाग नरसंहार, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ तथा काकोरी की जो घटना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत, लाहौर के चटगांव शस्त्रागार की घटना, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह की शहीदी तथा नौसेना के आंदोलन का विवरण दिया गया है, जो कि जरूरी भी है। तो हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए जान वारी, तो इनका भी हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए हमें ये अच्छे से सीखने और पढ़ने और पढ़ाने चाहिए, जो कि इस बार के इस अध्याय में ये बात पूरी होगी। जहाँ तक बात है 9वीं क्लास के 6ठे अध्याय की, महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जो प्रस्तुत अध्याय में महात्मा गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रहों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना समझौता,
हरिजन यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन तथा आजादी के बाद के उनके कार्यों का वर्णन दिया गया है। अध्याय नंबर 7 के अंदर, जो कि 9वीं क्लास का अध्याय नंबर 7 है, आजाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका। जो पहले की पाठ्य पुस्तकों में नेताजी और आजाद हिंद फौज से संबंधित जानकारी मात्र कुछ पंक्तियों में दी गई। आजाद हिंद फौज और नेताजी के राष्ट्रीय आंदोलनों में भूमिका को देखते हुए प्रस्तुत पुस्तक में उनसे संबंधित यह अध्याय दिया गया है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष, आजाद हिंद फौज के संगठन एवं विभिन्न अभियानों का यथोचित विवरण दिया गया है, जो कि इनके लिए बनता भी है। सुभाष चंद्र बोस को हम सल्यूट करते हैं। उन्होंने आज़ादी में जितना योगदान दिया उसको भुला नहीं जा सकता। और अब की ये जो बुक है, अब की जो ये किताब है और अब की जो ये पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय का संशोधन किया गया है, इसमें उनके साथ बहुत ही अच्छी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन के ऊपर अच्छे से सिखाया गया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों को इनसे प्रेरणा भी मिलेगी। जहां तक अध्याय नंबर 8 की बात है, भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्वास। पहले की जो पाठ्य पुस्तक थी उनमें भारत के विभाजन का वर्णन केवल सतही ढंग से दिया गया, लेकिन जो प्रस्तुत अध्याय में भारत के विभाजन के कारणों पर यथोचित चर्चा की गई है। साथ ही रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को भी उचित स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाजन के कारण उत्पन्न हुई विस्थापितों की समस्या एवं उनके पुनर्वास को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि बनता है। 9वीं क्लास के 9वें अध्याय के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। इस अध्याय में 1857 ईस्वी की महान क्रांति में हरियाणा के योगदान का विवरण दिया गया है, जो कि बहुत ही जरूरी और अहम होता है। इसमें हरियाणा के सभी क्रांतिकारियों एवं क्रांति के प्रमुख स्थानों का भी वर्णन किया गया है। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए हुए विभिन्न आंदोलनों में हरियाणा के लोगों की भूमिका को इंगित करने का प्रयास किया गया। अध्याय में हरियाणा के क्रांतिकारियों राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह, हुकमचंद जैन, नूर समद खान आदि की भूमिका के साथ साथ अंबाला में क्रांति के आरंभ तथा रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, हांसी, जज्जर, बल्लभगढ़, गुड़गांव एवं रोहनाथ गांव द्वारा क्रांति में योगदान का विवरण दिया गया है। इसके अलावा नेकीराम शर्मा, बालमुकुंद गुप्त, श्री राम शर्मा, लाला लाजपत राय, विद्यावती, कस्तूरीबाई, मोहिनी देवी, लीलावती, छोटू राम आदि के योगदान को भी दर्शाया गया है। तो छोटू राम जैसे सरीखे लोगों को अब शामिल किया गया है, जिन्होंने किसानों का इतना कल्याण किया है। असली में किसानों के छोटे भगवान के नाम से भी जाना जाता है छोटू राम को। तो अब की बार इस सिलेबस में ये भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार 9वीं क्लास का जो अब संशोधित सिलेबस है, लगता है वो संपूर्ण सिलेबस है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9वीं क्लास का सिलेबस भी अपने आप में संपूर्ण है। जहाँ तक बात है 10वीं क्लास बोर्ड की क्लास का, भारत एवं विश्व, सामाजिक विज्ञान, इतिहास का जो सिलेबस है, इसके अंदर भी वही 9 अध्याय हैं। और 9 अध्याय में पहला अध्याय वही है सरस्वती सिंधु सभ्यता। और प्रस्तुत अध्याय में सरस्वती सिंधु सभ्यता के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना, विस्तार, कालक्रम एवं कला का विस्तृत विवरण दिया गया है। और जहां तक बात है, जो ये प्रस्तुत पुस्तक है, इसमें भारत एवं विश्व नाम से जो 10वीं क्लास की पुस्तक है, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास को तुलनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में कुल 9 अध्याय हैं। पहले 3 अध्यायों में प्राचीन भारत एवं विश्व, अगले 3 अध्यायों में मध्यकालीन भारत एवं विश्व
और अंतिम के जो 3 अध्याय हैं उनमें आधुनिक भारत एवं विश्व का वर्णन मिलता है। इस प्रकार 9 अध्यायों में से 3 अध्याय प्राचीन भारत एवं विश्व के हैं और बीच के जो 3 अध्याय हैं वो मध्यकालीन भारत एवं विश्व के हैं और जो अंतिम के 3 अध्याय हैं वो आधुनिक भारत एवं विश्व का उनमें वर्णन मिलता है। तो अध्याय 1 हमने चर्चा कर ली, सरस्वती सिंधु सभ्यता। और जहां तक अध्याय नंबर 2 की बात है तो अध्याय नंबर 2 में है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इस अध्याय में प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, रोमन, यूनानी, चीन, माया आदि के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें विश्व की इन प्राचीन सभ्यताओं की उपलब्धियों, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापार और इनका वर्णन दिया गया है या किया गया है। पूर्व की पुस्तकों में इस चीज की कमी रह गई थी तो उस कमी को अब पूरा कर दिया गया। प्राचीन विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं थी उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 3 में विश्व के प्रमुख दर्शन। प्रस्तुत अध्याय में धर्म के अर्थ एवं लक्षणों को बताते हुए रिलीजन, पंथ एवं संप्रदाय के भेद को समझाते हुए प्राचीन विश्व के प्रमुख दर्शनों जैसे वैदिक, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी एवं कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं एवं विशेषताओं का वर्णन दिया गया है। पहले की पुस्तकों में इस प्रकार की समग्रता पूर्ण जानकारी का प्राय अभाव देखा गया था, यानी एक्सक्लूसिव जानकारी की कमी थी, लेकिन अब एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई है विश्व के प्रमुख दर्शनों की, चाहे वो वैदिक हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो और कन्फ्यूशियस हो, उनकी शिक्षा और विशेषताओं का वर्णन विस्तार से दिया गया है। अध्याय नंबर 4 की अगर हम बात करें, मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत, क्योंकि 3 चैप्टर हमारे प्राचीन भारत के हो चुके हैं और विश्व के हो चुके हैं। अब जो 3 हैं ये मध्यकालीन समाज के होंगे। तो मध्यकालीन समाज में यूरोप एवं भारत है जो आपका अध्याय 4। प्रस्तुत अध्याय में मध्यकाल के यूरोपीय एवं भारतीय समाज का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि मध्यकाल में यूरोपीय समाज में पादरी, सामंत और सामान्य जन के जीवन की क्या विशेषताएं थी। उस समय यूरोप में अंधविश्वास का बोलबाला था। यूरोपीय समाज में स्त्रियों एवं किसानों की स्थिति दयनीय थी तथा साथ ही भारतीय समाज के शासकीय वर्ग, जमींदार वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यापारी, कृषक, स्त्रियों, दासों, कारीगरों आदि की स्थिति का विवरण भी दिया गया है। और अध्याय नंबर 5 में ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। इस अध्याय में ईसाईयत एवं इस्लाम के उदय का समुचित विवरण दिया गया है। इसके साथ ही दोनों के उदय के बाद आपसी उनके टकराव का वर्णन भी किया गया है। ईसाईयत और इस्लाम के बीच टकराव को क्रूसेड कहते हैं। इस अध्याय में इन क्रूसेड के कारणों और प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्याय नंबर 6, 10वीं क्लास, भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्यकाल में भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। 75 साल की असफलता के बाद 1712 ईस्वी में अरबों को पहली सफलता मिली। तत्पश्चात गजनवी, गोरी, मंगोलों, तैमूरलंग, मुगलों, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भारत पर हुए। इन आक्रमणों की प्रकृति, प्रभाव तथा आक्रमणों में भारतीय शासकों की हार की विवेचना की गई है। तो इस प्रकार ये 6 अध्याय हुए और जो लास्ट के 3 अध्याय अभी बचे हैं जो इनमें आपके आधुनिक युग के बारे में बताया है। अध्याय 7 है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। आधुनिक युग के आरंभ में ही भारत की समृद्धि को देखते हुए यूरोपीय जातियों ने न केवल भारतीय अपितु एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। यह प्रवृत्ति उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद कहलाई। प्रस्तुत अध्याय के अंदर यूरोपियन साम्राज्यवाद का शिकार हुए एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों का वर्णन किया गया है तथा साथ ही इन देशों की निर्धनता में साम्राज्यवाद की भूमिका को भी इंगित किया गया है। जो अध्याय नंबर 8 है
भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत में उत्पन्न हुए राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा इस अध्याय में की गई है। इस अध्याय में 1857 ईस्वी से पूर्व के भारतीय प्रतिरोध, 1857 की महान क्रांति, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के संघर्ष, राष्ट्रवादियों की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन एवं अहिंसावाद आंदोलन का संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। और अध्याय नंबर 9 के अंदर स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। इस अध्याय में स्वतंत्रता के बाद के भारत के 50 वर्ष के इतिहास का विवरण दिया गया है। इसमें देशी रियासतों के एकीकरण, संविधान के निर्माण, प्रथम चुनाव, राज्यों के पुनर्गठन, फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतंत्रता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, हरित क्रांति, आर्थिक नियोजन, भारत की वैज्ञानिक उन्नति, भारत की विदेश नीति जैसी उपलब्धियों के साथ साथ आपातकाल एवं साहबानों के इस जैसी घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6ठी से 9वीं क्लास का जो आपका सिलेबस है, जो इसमें कुछ शुद्धिकरण किया गया था, कुछ बदलाव किया गया था, तो वो बदलाव काफी हद तक साकार साबित हुआ है। ये आपको जो अपडेट चैनल के द्वारा दी गई, आपको ये कैसी लगी? गाइज, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी या आप चाहते हैं कि आप अलग अलग क्लास के हिसाब से बनाइए, 6ठी का अलग, 7th का अलग, 8th का अलग, 9th 10th अलग अलग वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम अलग अलग भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन हमने एक ही वीडियो के अंदर समावेश कर दिया सारे के सारे 6ठी से लेकर के 10वीं तक के सिलेबस को। आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयास? अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना, क्योंकि द विजडम क्लासेस आपके लिए इसी तरह एजुकेशन सेक्टर के प्रत्येक पहलू से जुड़े हुए लेकर आते रहेंगे नए नए विवरण। तो गाइज, आज की इस बड़ी अपडेट में हम यहीं लेते हैं विराम, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार और समर्थन बनाए रखिए। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम, जय जवान जय किसान।